करता हूँ मेरे दोस्तों। आज जो वीडियो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अलग का वीडियो है। आज का वीडियो में मैं क्या देखूँगा, करेंट अफेयर्स देखूँगा और 2021 का ये सूचकांक देखूँगा। 2021 का इसीलिए क्योंकि एक आपका रिवाइज भी हो सके और दूसरी नंबर बात ये है जो अभी तत्काल में रेलवे का एग्ज़ाम होने वाली है और बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाली है। तो कम से कम आपको 2 साल या 3 साल का करेंट अफेयर्स होनी बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम एक जो बोल सकते हैं जो रिवाइज करने के लिए ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ करेंट अफेयर्स का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट करेंट अफेयर्स का सी भी जिसका पता नहीं है वो भी इससे जुड़ सकता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन होने वाली है। तो मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के भारत का क्या था स्थिति और अब क्या है, किस स्थान पर, प्रथम स्थान पर किस देश है, ये सभी तरह का वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। आप हमसे बने रहिए लगातार। सबसे पहले देखूंगा जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जारी हुई थी, जिसमें भारत की 142वीं स्थान थी, जबकि 2022 में इसका सूचकांक बढ़ चुका है। 21 में आई थी वो कुछ ज़्यादा ही कम थी, लेकिन अब जाकर के बढ़ गई है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई। सूचकांक जो रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसका रैंकिंग 2021 में देखी जाए तो सबसे प्रथम स्थान जिसे बोलते हैं उसे नॉर्वे के कहा जाता है। किसका? नॉर्वे का प्रथम स्थान है, जबकि द्वितीय स्थान पर फिनलैंड है और तृतीय स्थान पर स्वीडन है। ये तीनों आप याद रखिएगा, 3 से बाहर नहीं ये क्वेश्चन पूछेगा, एक आध दो लास्ट का भी आप याद रख लीजिएगा। 140वें स्थान पर म्यांमार है। कितना? 140वें स्थान पर म्यांमार है, जबकि 141वें स्थान पर इस्वातिनिया है जो 141वें स्थान पर, और 142वें स्थान पर है जो भारत अपना हिंदुस्तान जिसे बोलते हैं, जिसे हम भारत देश बोलते हैं, वो हमारे 142वें स्थान पर थे। कब? 2021 का ये इंडेक्स मैं पढ़ रहा हूँ। जबकि अभी 2022 में नॉर्वे पहला स्थान पर है, दूसरा पर फिनलैंड है, जबकि 150वां स्थान पर भारत पहुंच चुका है। कितना स्थान पर? 150वां स्थान पर भारत पहुंच गई है। अभी का तत्काल डाटा देखा जाए तो क्या है, ये क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो 2021 में जारी की गई है। उसके बाद में ये पूरे वर्ल्ड से जारी किया जाता है, किस देश में कितना है स्वतंत्रता, मीडिया को ये दर्शाने की बात करती है। किसने? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सैन फ्रेडियर्स, जिसे कि एनजीओ के द्वारा ये जारी किया जाता है। एनजीओ एक प्राइवेट संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत का स्थान 142वां है, जबकि 2021 के अनुसार ये 42वां स्थान है। 2020 में भारत का 2020 में ये स्थान 142 में था, न बढ़ा था न घटा था, जबकि 2022 में बढ़ चुका है, 150वां स्थान हो चुकी है। ये हमारे देश के लिए आप देख सकते हैं कि कितना दर्दनीय घटना है, जो इतना फ्रीडम होने के बावजूद भी जब एनजीओ द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है तो 150वां स्थान दी जाती है हमारे मीडिया को, क्योंकि भारत के मीडिया जो स्तंभ आती है, जो चौथा स्तंभ मानी जाती है। क्या क्या होनी चाहिए? सूचकांक जारी करने का आधार क्या क्या चाहिए? सूचकांक जो जारी होती है इसका आधार क्या क्या चाहिए? पत्रकारों की स्वतंत्रता, फ्रीडम होनी चाहिए वहाँ के पत्रकारों के। उसके बाद में मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मीडिया यानी कि पूरा बोलने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद में विधायी ढांचे की गुणवत्ता होनी चाहिए। एक विधायी ढांचे होती है, उनको एक गुणवत्ता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और मीडिया के लिए ऑटो सेंसरशिप भी होनी जरूरी है। ये फ्रीडम होनी चाहिए, तो उसे पत्रकार कहे जाएंगे हम। रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? भारत का अपने पड़ोसी देशों का तुलना खराब प्रदर्शन है। अभी जस्ट मैं बताए थे, पड़ोसी देशों के तुलना में भारत की खराब प्रदर्शन है। नेपाल के 106 है, श्रीलंका का 127वां है, और भूटान का 100 सिंपल सी 65वां स्थान प्राप्त हुए हैं। ये 2021 के मैं डाटा बता रहा हूँ, इतना आप ध्यान रखिएगा। भारत पत्रकारिता के लिए खराब देश के रूप में माने जाते हैं, पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देश में से एक है।
और ईमानदार पत्रकार के लिए भारत सबसे खतरनाक देशों की श्रेणी में आते हैं। ईमानदार पत्रकारों के लिए भारत सबसे खतरनाक देशों की श्रेणी में आने वाला अपना भारत देश ही है। तब पर भी फ्रीडम होते अछैत में मतलब इतना खराब इनको मूवमेंट होती है हमारे मीडिया को। देश में उन सभी पत्रकारों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान चलाया जा रहा है जो सरकार और राष्ट्रीय या राष्ट्र के बीच का अंतर को समझने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। कौन सरकार द्वारा ये निर्वाह कर रहे हैं। उसके बाद में सत्तारूढ़ दल द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण एवं समर्थन जो सत्यनिष्ठ पत्रकारों को अक्सर राष्ट्र विरोधी करार देती है। राष्ट्र विरोधी करार देने की ये बात करती है जो सत्ता दल रूढ़ी दल का जो होती है व्यक्ति उसके लिए। उसके इतना बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप याद ही रखिएगा। 2020 का ये सूचकांक मैं बताता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 2020 का ये इंडेक्स आई है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसे हम इंग्लिश में बोली जाती है, इसके बारे में मैं डिटेल से ज़रा चर्चा करता हूँ। सबसे प्रथम स्थान न्यूजीलैंड और दूसरी स्थान पर डेनमार्क है। तृतीय स्थान पर प्रथम स्थान पर भी डेनमार्क ही है क्योंकि रैंक स्कोर जो है जो दोनों के 88 स्कोर आई है। कितने स्कोर आई है तो 88। फिनलैंड जो है जो फिनलैंड का तीसरा स्थान है जबकि स्विट्जरलैंड का तीसरा स्थान है। सिंगापुर का भी तीसरा स्थान है बोध सूचकांक के मामले में। जबकि भारत का कितना स्थान है तो भारत को 86वां स्थान है जो बेहद खराब है, बेहद खराब है। ये सूचकांक क्यों है, क्या है, किसने जारी किया है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया है। किसने किया था तो अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी की जाती है। ये सूचकांक जारी की जाती है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये सूचकांक जारी की जाती है। उसके बाद में सूचकांक का उद्देश्य क्या है? हमारा सूचकांक जो है जो भ्रष्टाचारी को सूचकांक है जो क्या इसका उद्देश्य है? विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का भ्रष्टाचार के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना ही इसका मेन कर्तव्य है। और इसमें भी हमारा देश का बहुत ही खराब है। ये सोचने वाली बात है जो भारत इतना स्वतंत्र देश होला के बावजूद भी 86वें स्थान पर है जबकि न्यूजीलैंड का प्रथम स्थान दे दिया गया है। ये बहुत ही मतलब दर्दनाक घटना है हमारे देश के लिए। भारत का स्थान 180 देशों में से 86वें स्थान पर है। 2019 में 180 में से 80वां देश थे जो भारत के रूप में आए थे। पहले स्थान पर कौन थे तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क जिसे संयुक्त रूप से माना जाते हैं। अंतिम स्थान पर कौन है तो सोमालिया है, दक्षिण सूडान है जो संयुक्त रूप से इसे मानी जाती है। सूडान को जो अंतिम रूप से मानी जाती है सबसे अंतिम स्थान पर है। इनको भी बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक घटना है इसमें। सोमालिया का भी बहुत दर्दनाक घटना है। इसके बाद में एक सूचकांक और आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाल जलवायु जोखिम सूचकांक। बाल जलवायु जोखिम सूचकांक द इंडेक्स यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी जलवायु परिवर्तन के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु है बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर यह अपनी तरह की पहली विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है। लगभग 10 करोड़ बच्चे प्रत्येक रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील जिसका की परिणाम निकट भविष्य में अकुशल मानव संसाधन के रूप में होती है। विभिन्न देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मानवीय दृष्टिकोण को उपेक्षा मानी जाती है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक
सूचकांक 2021 के क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। जून 2021 के प्रबंधन विकास सूचकांक संस्थान द्वारा 20 प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी की गई है। 64 देश में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः स्विट्जरलैंड और डेनमार्क को मानी जाती है। भारत इस सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष भी 43वें स्थान पर है। ब्रिक्स में भारत चीन 16वां के बाद दूसरे 73वें स्थान पे आते हैं। 20 प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है, जो पहली बार वर्ष 1989 में प्रकाशित की गई है, 4 आधारों पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकलन की संबंधित देशों द्वारा लोक कल्याण और समृद्धि में किस सीमा तक समृद्धि की गई है, किस सीमा तक ये की जाती है, इसके बारे में ये चर्चा कर रही है। इसमें 4 आधार है: आर्थिक प्रदर्शन, उसके बाद में सरकारी क्षमता, उसके बाद में व्यापार दक्षता, आधारभूत संरचना। ये 4 आधार को इसको मान के ही चलाया जाता है। 4 स्थान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 क्या है? जारी किया कुशमैन एंड वेकफील्ड के जरिए ये जारी की जाती है। इसका स्थान दूसरा है भारत का। इसमें वर्ष 2020 में भारत का स्थान तीसरा था। पहला स्थान पर चीन है और तीसरा स्थान पे अमेरिका है। सूचकांक यूरोप, अमेरिका और दक्षिण एशिया या एशिया का प्रशांत के रूप में हम जानते हैं और 48 देश में वैश्विक विनिर्माण की दृष्टि से आकलन करता है। सूचकांक जारी करने का मापदंड क्या चीज होनी चाहिए? विनिर्माण को पुनः प्रारंभ करने की देश की क्षमता हो और व्यापारिक परिवेश, प्रतिभा, जिससे कि श्रम की उपलब्धता बाजारों तक पहुँचे, परिचालन लागत या जो परिचालन लागत है उसे जारी रखना है। उसके बाद में जोखिम, राजनीतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय मामले पर भी बात की जाती है। उसके बाद में बुनियादी आवश्यकता सूचकांक। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक क्या होती है? बुनियादी आवश्यकता सूचकांक जो होती है ये चर्चा में क्यों है? तो जनवरी 2021 में देश के समानता का आकलन करने के उद्देश्य से बुनियादी आवश्यकता सूचकांक जारी किया गया था। ये रिपोर्ट है जो 2021 में देश की समता का आकलन करने का उद्देश्य से बुनियादी आवश्यकता सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक के क्रमशः केरल, पंजाब, हरियाणा शीर्ष स्थान पे आते हैं। केरल, पंजाब, हरियाणा ये शीर्ष स्थान पे आते हैं। इस सूचकांक को किसी विशिष्ट इकाई द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये कोई विशिष्ट द्वारा ये जारी नहीं की जाती है। वस्तुतः सूचकांक को समग्र योजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से जारी की जाती है। किसके? केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के 5 आयाम: जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण, उसके बाद में अन्य मूलभूत सुविधाओं का तक पहुंच, ये सब होनी आवश्यक है। 5 आयाम होनी जरूरी है। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके बाद में इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में देखेंगे और इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका परिणाम आने वाली है। इसके बारे में ज़रा हम देखता हूँ। भारतीय मानव नवाचार सूचकांक, भारतीय नवाचार सूचकांक 2020। भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 क्या है? इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 नीति आयोग द्वारा ये जारी की जाती है। ये नीति आयोग का है।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 चर्चा में क्यों है? जनवरी 2021 में नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवेशन के सहयोग से भारतीय नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसका पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था। कब? 2019 में इसके जारी किया गया था। इस सूचकांक को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का नवाचार क्षमताओं पर आधारित 5 कारकों है, जिसमें कि मानव पूंजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानव पूंजी, उसके बाद में निवेश, उसके बाद में ज्ञान, कार्यकर्ता, उसके बाद में व्यवसायिक वातावरण, सुरक्षा व कानूनी वातावरण के आधार मानी जाती है, के आधार पर जारी की जाती है। और कर्नाटक प्रथम स्थान पर, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र को दी गई है। बेस्ट परफॉर्मेंस किसका किसका है? बेस्ट परफॉर्मेंस है जो कर्नाटका का है, स्कोर अच्छा 42.5 है। महाराष्ट्र का है 38.3 है। तमिलनाडु का है 37.91। उसके बाद में है तेलंगाना का जो है जो 33.23 है, 33.23 आता है तेलंगाना का। उसके बाद में केरला का 30.58 आती है तेलंगाना का। उसके बाद में है हरियाणा का 25.81। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का 24.19 आती है, जिसे कि 19 भी बोलते हैं। पॉइंट, दशमलव के बाद पॉइंट को पॉइंट में भी बोला जाता है, क्योंकि एकक स्थान को लिया जाता है। लेकिन यहाँ जरूरी ये नहीं है, जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी यहाँ ये है जो मैं जितना जल्दी ज़्यादा रिवाइज करवा सके। आंध्र प्रदेश में है कितना? 24.19। गुजरात में है 23.63। उत्तर प्रदेश में है जो 22.85। पंजाब में है 22.54। उसके बाद में है ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में क्या है? ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में क्यों है मेरे भाई? मार्च 2021 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तथा नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक जारी की है 2020 में। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलों के प्रभाव का आकलन करता है। जीवन की गुणवत्ता शहर की आर्थिक क्षमता, स्थिरता तथा लचीलेपन के आधार का देश भर के शहरों से संबंध में व्यापक समझ उपलब्ध कराती है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का लक्ष्य 13 श्रेणियों के अंतर्गत जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और स्थिति जैसे 49 संकेतकों के आधार पर 111 शहर के नागरिकों का कल्याण का मापन करना है, जिसमें कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में बेंगलुरु शीर्ष प्रदर्शनात्मक, जिसके बाद पुणे तथा अहमदाबाद का स्थान दिया गया। पुणे तथा अहमदाबाद के ये स्थान दी गई है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर की श्रेणी में शिमला का प्रथम स्थान दी गई है। नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020, ये क्या है सूचकांक मेरे भाई? ये सूचकांक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीज़ है, चर्चा में क्यों है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के सहायक के रूप में जारी किया गया है। सेवाओं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी तथा शासन के सभी क्षेत्रों व नगरपालिकाओं में स्थानीय शासन प्रणाली की जांच करता है। स्थानीय शासन प्रणाली में जटिलताओं का सरलीकरण और मूल्यांकन करने के साथ साथ पारदर्शिता व जवाबदेही के लोकचार भी बढ़ावा देता है। सूचकांक में सेवा, वित्त, प्रौद्योगिकी, शासन तथा नीति जैसे 5 मापदंडों के आधार पर 111 नगरपालिकाओं के क्षेत्रीय
प्रदर्शन की जांच की गई है। इनमें कुल 20 क्षेत्रों का संबंध है, जिसमें कि 100 संकेतक शामिल दिया गया है। ये दोनों में डिफरेंट समझिएगा, 20 क्षेत्र है, यहाँ पे संकेतक टोटल 100 दिया गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं का श्रेणी में इंदौर प्रथम स्थान पर दी गई है, जबकि सूरत और भोपाल क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर दिया गया है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिकाओं की श्रेणी में नई दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ नई दिल्ली और नगर पालिका प्रथम स्थान पर दी गई है। इसके बाद में तिरुपति एवं गांधीनगर को दी जाती है। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ये सूचकांक कुछ बड़ी लंबा है और ये वीडियो लगभग 20-21 मिनट का है। आज के लिए इतना ही है। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।